हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं हम आज अपनी क्लास की ओर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण को। व्यंजन हम कल की क्लास में थोड़ा बहुत देख चुके थे कि ये क्या होता है। बिना स्वर की सहायता के हम व्यंजन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। जैसे हमने लिखा था कि का, ठीक है, तो इस का में भी क्या छुपा है, स्वर छुपा है। का, आधा का और आ से मिलकर क्या बनता है, का बनता है। ये हम कल की क्लास में देखे तो ये हमारे व्यंजन कैसे होते हैं, ये स्वतंत्र नहीं होते, ये क्या होते हैं, परतंत्र होते हैं। व्यंजन परतंत्र वर्ण है, यानी कि ये क्या होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण अर्थात जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है वे क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि क, ख, ग, घ, ये सभी क्या हैं, घ, ये सभी के सभी क्या हैं, व्यंजन हैं। ठीक, अब देखते हैं प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ की ध्वनि छिपी रहती है। आ के बिना किसी भी व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। जैसे कि क, आधा का और आ से मिलकर क्या बना है, का। ख किससे बना है, ख, और आ से क्या बना है, खा। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, 33, जिनको हम निम्नलिखित श्रेणियों में बांटते हैं। अब देखिए व्यंजन का वर्गीकरण। सबसे पहले देखते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25, ठीक है, और अंतस्थ व्यंजन 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 4 ही ऊष्म व्यंजन होते हैं। इस तरह से टोटल संख्या कितनी होती है, व्यंजनों की संख्या होती है 33 व्यंजन होते हैं। अब स्पर्श व्यंजन को भी हम दो आधार पर बांटते हैं। एक तो घोषत्व के आधार पर, एक होता है प्राणत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर एक होता है अघोष, दूसरा होता है सघोष। प्राणत्व के आधार पर एक होते हैं अल्प प्राण, दूसरे होते हैं महाप्राण। स्पर्श व्यंजन का वर्ग, पा वर्ग, यहाँ पर देखिए कितनी होती है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25 होती है, ठीक है। कंठ, तालु, यहाँ पर देखिए कवर से कंठ, ठीक है, कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंतव्य और होते हैं ओष्ठ। क वर्ग में कौन कौन से आते हैं, क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, ञ, ये चा वर्ग के हैं। टा वर्ग में इसमें मूर्धन्य, देखो जीभ कैसे होती है, इसमें मुड़ती है। टा बोल के देखिए जीभ ऊपर की ओर लटकती है, तो ये हमारे क्या होंगे, ट वर्ग के। इसको क्या कहा जाता है, मूर्धन्य, क्योंकि इसमें जीभ मुड़ती है, ठीक है। च, छ, ये तालव्य स्थल से बोले जाते हैं। क, गले से आवाज आती है, कंठ से आवाज आती है, तो इसमें क, ख, ग, घ, अंगा। यहाँ पर देखिए क वर्ग में कौन कौन से आते हैं, क, ख, ग, घ, अंगा, ये किस में आते हैं, क वर्ग। ये कहाँ से बोले जाते हैं, उच्चारण स्थान होता है इसका कंठ है, ठीक है, गले से ये बोला जाता है। च वर्ग में आते हैं च, छ, ज, झ, ञ, ये तालव्य व्यंजन होते हैं, तालु से बोले जाते हैं। ट वर्ग में आते हैं, इसमें क्या होता है, मूर्धन्य व्यंजन, ठीक है, इसमें जीभ ऊपर की ओर लटकती है। प, इसको बोला जाता है ओष्ठ, इसमें दोनों होंठ आपस में लगते हैं। प, फ, ब, भ, म, बिना होठों की सहायता के आप इन वर्णों का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से हमारे कितने स्पर्श व्यंजन हो गए, 25 स्पर्श व्यंजन हो गए। इसको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। और अड़ा, अड़ा, अड़ा और अड़ा, ये क्या होते हैं, द्विगुण व्यंजन होते हैं। प्रत्येक वर्ण वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है, ठीक है, पंचम, वो क्या कहलाता है, नासिक व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए अंगा, इया, ण, न और म, ये हमारे होते हैं नासिक। प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर को हम क्या कहते हैं, नासिक के व्यंजन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि अघोष और ऊपर में हमने क्या पढ़ा था, सघोष, ठीक है। स्पर्श व्यंजन को हम दो भागों में बांटते थे, एक प्राणत्व के आधार पर, ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण थे, और एक घोषत्व के आधार पर थे सघोष और अघोष। तो अघोष व्यंजन पहले ये दो कॉलम, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के ये, ठीक, यहाँ क, ख और च, छ, ट, ढ, त, थ, प और भा, प्रत्येक वर्ग के, ठीक है, प्रत्येक वर्ग के शुरू के दो कॉलम क्या होते हैं, अघोष होते हैं, और बचे तीन क्या होते हैं, ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों यहाँ से ये होते हैं सघोष, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के होते हैं सघोष, और ये दो कॉलम जो होते हैं ये होते हैं अघोष, ठीक है। ये अघोष होते हैं, ये अघोष होते हैं शुरू के दो, ठीक है, ये अघोष होते हैं और ये होते हैं सघोष। इसको घोष भी बोला जाता है, सघोष वर्ण को हम घोष वर्ण भी बोलते हैं, ठीक। तो ये होते हैं घोष और ये होते हैं अघोष, ठीक। अब
यहाँ पर अल्प प्राण हम देख लेते हैं और महाप्राण। अब यहाँ पर देखिए हम इसको नंबरिंग दे देते हैं। ये पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया और पांचवा हो गया। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे अल्प प्राण और महाप्राण। इसमें अल्प प्राण कौन से हैं और महाप्राण कौन से हैं? तो पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण। और ये दूसरा और चौथा ये क्या होते हैं? 2 और 4 ये होते हैं महाप्राण। ठीक, ये क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं, महाप्राण। ठीक है, 1 3 5 कैसे? यहाँ पर देखिए ये पहला कॉलम हो गया। ठीक, और ये तीसरा कॉलम देखिए यहाँ पर, ये तीसरा कॉलम और ये पांचवा कॉलम ये क्या होंगे? अल्प प्राण। और महाप्राण कौन से होंगे? ये दूसरा कॉलम और ये चौथा कॉलम ये हमारे क्या होंगे? महाप्राण होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क वर्ग में कौन कौन से आएंगे? क। ठीक है, क वर्ग में से अगर अल्प प्राण पूछा जाएगा तो इसमें क अल्प प्राण है, ग अल्प प्राण है और क्या होंगे? 1 3 और पांचवा में से देखिए अंगा, तो ये हमारे क्या हो गए? अल्प प्राण। ठीक, अब महाप्राण पूछा जाएगा, क वर्ग से महाप्राण में कौन कौन से आएंगे? ख आएगा दूसरा और चौथा कॉलम देखिए दूसरा और चौथा, 4 में से देखिए क्या है? घ है। तो इसी तरह से अब च वर्ग से पूछा जाएगा तो च हमारे क्या होंगे? अल्प प्राण होंगे और हम अल्प प्राण कौन सा होगा? ज। ठीक है, और इया, च ज और इया ये क्या होंगे? अल्प प्राण। अगर महाप्राण पूछा जाएगा तो झ और छ और झ ये हमारे क्या होंगे? महाप्राण होंगे। ठीक है, तो इससे आप समझ पाए होंगे कि पहला कॉलम, ठीक है, पहला कॉलम, तीसरा कॉलम और पांचवा कॉलम ये हमारे क्या होते हैं? ये अल्प प्राण होते हैं और दूसरा और चौथा कॉलम क्या होता है? महाप्राण होता है। आप इसको याद रखेंगे इस टेबल को, फिर आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन बना पाएंगे। ठीक, तो 1 3 और 5 ठीक है, अल्प प्राण के लिए क्या है? 1 3 और 5 अल्प प्राण होते हैं, महाप्राण होते हैं दूसरा और चौथा। ठीक है, ये दूसरा और चौथा ये क्या होते हैं? हमारे महाप्राण। अघोष के लिए आप याद रखेंगे पहले 2 कॉलम अघोष होते हैं और बाद के 3 कॉलम क्या होते हैं? सघोष होते हैं। तो आप इससे फिर प्रैक्टिस कीजिए, आप आसानी से समझ पाएंगे। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन हम किसे कहेंगे? यहाँ पर देखिए अंतस्थ व्यंजन होता है य र ल व। ठीक है, य र ल व ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ये स्वर और व्यंजन के बीच स्थित हैं जो जीभ, तालु, दांत और होठों को परस्पर सटाने से उच्चारित होता है, किंतु कभी भी पूर्ण स्पष्ट नहीं होता। अतः ये क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन, या इसे हम क्या कहते हैं? अर्धस्वर भी कहते हैं। य र ल व ये क्या होते हैं? अर्धस्वर होते हैं। यहाँ पर देखिए ये पूछा जाएगा य र ल व ये क्या है? तो ये है अर्धस्वर और इसको अंतस्थ व्यंजन भी बोला जाता है। ऊष्म व्यंजन देखिए श श ह ये हमारे क्या है? ऊष्म व्यंजन है जिनका उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या क्या होता है? इसमें घर्षण उत्पन्न होता है, इसमें ऊष्मा बाहर निकलती है। श श श ह अब बोलकर देखिए इसमें क्या होते हैं? ऊष्मा बाहर निकलती है, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको? इसमें संघर्ष होता है। तो ये हमारे क्या है? संघर्षी व्यंजन है। इनको उच्चारण करने पर घर्षण उत्पन्न होता है, ये संघर्षी व्यंजन है। उदाहरण के लिए श श ह। उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं अड़ा और ढ़। ठीक है, अड़ा और ढ़ जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा ऊपर उठकर क्या होती है? मूर्धा को स्पर्श करती है, तुरंत नीचे गिरती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। उदाहरण के अड़ा अढ़ा, तुरंत जीभ क्या होती है? नीचे गिर जाती है। अब संयुक्त व्यंजन को देखिए, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक होता है क्ष, त्र, ज्ञ। ठीक है, ये छ किससे बना है? तो आधा क। ठीक, आधा क और किससे बना है? आधा क और ये श से क्या बना है? छ बना है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कृषा, कृषा। और त्र किससे बना है? आधा त और र से मिलकर क्या बना है? त्र बना है। ठीक है, आधा त और र से मिलकर त्र बना है। ज्य, ज्य किससे बना है? ज। ठीक है, आधा ज और इया से मिलकर क्या बना है? ज्या बना है, ज्या। ठीक, और एक और होता है श्र, तो आधा श और रा, इससे क्या बना है? श्र बना है। ठीक है, इससे क्या बना है? श्र बना है। तो इस तरह से ये हो गए 4 संयुक्त अक्षर। छ का स्थान वर्णमाला में
क के बाद आता है, ठीक है। क के बाद किसका आएगा उच्चारण? छ का, क्योंकि आधा क और किससे मिलकर बना है? श से मिलकर क्या बनता है? आधा प्लस क और श से क्या बनता है? छ बनता है। तो इस छ का उच्चारण हम कहाँ पर करेंगे? इनका वर्णमाला में स्थान कहाँ पर होगा? क के बाद होगा। क के बाद छ आएगा, उसके बाद ख आएगा, ठीक। उसके बाद फिर क्या आएगा? ख आएगा। श, आधा श और री, इससे क्या बनता है? श्री, ठीक है। ये जो ऐसा है, ठीक है, ये क्या है? श्री है, श्री। श्री ये किससे मिलकर बना है? आधा श, ठीक, आधा श और री, ये ऋषि री है, इससे मिलकर बना है ये श्री। जब हम क्या लिखते हैं? श्रृंगार। तो जब श्रृंगार लिखा जाएगा तो ऐसे आप श्रृंगार नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें रा पहले से ही है। जब हम श्रृंगार लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? श्रृंगार का शुद्ध रूप क्या होगा? श्रृंगार का शुद्ध रूप होगा ऐसे, ये ऐसे लिखा जाएगा, श्रृंगार, ठीक। ये हमारा शुद्ध रूप होगा श्रृंगार का। अब यहाँ पर देखिए कंठ वर्ण। कंठ में कौन कौन से आते हैं? कंठ वर्ण के उच्चारण स्थान को देखिए, ये इसको तो आप याद रखेंगे ही रखेंगे, क ख ग घ अंगा, और जो विसर्ग होते हैं, ठीक है। आहा, जैसे आहा हम लिखते हैं तो ये हमारे क्या है? विसर्ग। और ये हा को हा विसर्ग जब बोलते हैं तो विसर्ग होते हैं, ये कैसे होता है? हा जैसे होता है, तो हा भी इसी में आएगा। और है आ और आहा, आ और आहा, ये किस में आते हैं? कंठ में आते हैं, जो स्वर होते हैं, ठीक है। और तालव्य, तालु का स्थान आप जानते हैं, छ छ ज ज अ, और क्या होगा? य और श, ठीक है। इसको हम फिर ट्रिक से याद रखेंगे। विवाह किसका होगा? यश का, ठीक। तो हा, इसे हम क्या याद रखेंगे? हा, और क्या आएंगे? विसर्ग, ई यश का, ठीक है। किसका? ई और यश का, तो इसमें क्या आएंगे? ई और क्या आएगा? यश, ठीक है। विवाह किसका? यश का, यश फिर बन गया ये ऋषि। ऋषि से हम देखिए रा और क्या आएगा? श, ठीक है। ऋषि बन गया लहस जैसा, तो ला और श, ला और श आएगा फिर, ठीक है। फिर उसको सब देखकर क्या करने लग गए? उ।